आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बेटा आइसोमेरिज्म का हमारे पास माइंड मैप है। तो एक और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आप सभी के सामने है। ध्यान रखिएगा, कोई भी आइसोमेरिज्म हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे ज्योमेट्रिकल हो, चाहे ऑप्टिकल हो, कोई भी आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो कंपाउंड्स आइसोमर हो ही नहीं सकते। नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो, जो चीज हमारे पास सेम है उनके बारे में बात नहीं करूंगा, जो चीज अलग है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर आ गया है, प्रायोरिटी आपको किसको देनी है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। लास्ट में आपको यहां पर लिखवा दिया जाएगा कि आपने कंडीशन हो सकता है ये भी पढ़ाओ कि अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। बिल्कुल सही बात है, वो भी गलत नहीं है, बट अल्फा कार्बन को आप कैसे डिसाइड कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब अपन ने आईयूपीएससी के बारे में डिस्कस किया था कि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया बेटा आइसोमेरिज्म का हमारे पास माइंड मैप है। तो एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी के सामने है। इस चैप्टर का यूज भी बेटा हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 11th की जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो पूरी की पूरी हर एक चैप्टर आपको 12th में एज इट इज मिलेगा, एक्सेप्ट पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उससे वो एक हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो सेपरेटली यहां पर यूज होता है। बाकी कोई भी चैप्टर ले लीजिए, आइसोमेरिज्म ले लीजिए, नोमेनक्लेचर, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये सभी का सभी पार्ट 12th में एज इट इज यूज होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। यहां पर अगर अपन बात करें हमारे पास तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज अपन आइसोमेरिज्म में। तो आइसोमेरिज्म में अपन बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल के बारे में बात करेंगे अपन, ज्योमेट्रिकल के बारे में बात करेंगे, एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या कन्फर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि अदरवाइज लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ऑप्टिकल अपन अलग से पढ़ेंगे आफ्टर हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? तो ये हमारे पास रहेगा। शॉर्ट नोट्स आप इस लेक्चर के बाद बना सकते हो, इस लेक्चर की हेल्प से बना सकते हो, क्योंकि जो भी हमारे पास यहां पर जो डिस्कस किया गया है उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। क्लियर है? उसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट रहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास सबसे पहले आता है कि हमारे पास आइसोमेरिज्म होती क्या है, क्या आइसोमर्स होते हैं। तो आइसोमर्स के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और कंपाउंड क्या होनी चाहिए, अलग। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आइसोमेरिज्म हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे ज्योमेट्रिकल हो, चाहे ऑप्टिकल हो, कोई भी आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो कंपाउंड्स आइसोमर हो ही नहीं सकते। तो ये मस्ट कंडीशन है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने चाहिए और डिफरेंट कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड डिफरेंट कैसे हो सकता है। तो डिफरेंट कंपाउंड होने के दो रीजन हो सकते हैं हमारे पास, या तो क्या हो डिफरेंट, या तो हमारे पास डिफरेंट क्या हो फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर क्या हो सकता है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, या फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं एंड। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड्स की दोनों प्रॉपर्टीज क्या मिले आपको, डिफरेंट मिले। इस टाइप के कंपाउंड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और इवन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हमारे पास सेम है, तो उनको एक दूसरे के क्या बोलेंगे, आइसोमर। एग्जांपल के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब हमारे पास कंपाउंड है। यहां पर अगर आप देखोगे तो दो कंपाउंड लिए मैंने, एक इथाइल अल्कोहल लिया, एक डाइमिथाइल ईथर लिया। दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हो C2H6O, C2H6O। अगर मैं इनकी फिजिकल स्टेट देखता हूं रूम टेम्परेचर पर, तो इथाइल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में रहता है और डाइमिथाइल ईथर गैसियस फॉर्म में रहता है। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जो डिफरेंट है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल का हाई होता है कंपेयर टू डाइमिथाइल ईथर के। और अगर अपन बात करते हैं रिएक्शन विद Na, तो Na के साथ इथाइल अल्कोहल रिएक्ट कर लेता है क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है जो कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। बट अगर अपन बात करें डाइमिथाइल ईथर में, तो यहां पर हाइड्रोजन तो उतने ही है बट कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये Na के साथ रिएक्ट नहीं करता है और H2 गैस इवॉल्व नहीं करेगा। सॉल्युबिलिटीज वगैरह भी डिफरेंट रहती है। तो मतलब यहां से हमें यह समझ में आया कि हाँ सर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स है, इवन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम है। अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन की। हमारे पास तो बहुत ही शानदार तरीके से आपके पास यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया है। आइसोमेरिज्म को अपन बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास स्ट्रक्चरल, दूसरा है हमारे पास स्टीरियो। स्ट्रक्चरल नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर अलग रहने वाली है। किस तरीके से, अगर मैं एक एटम
कोई सीक्वेंस है हमारे पास, अगर मैं उस सीक्वेंस को चेंज करके दूसरे सीक्वेंस में एटम्स को अरेंज कर दूंगा तो वहां पर जो आइसोमेरिज्म जनरेट होगी वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। ये कितने टाइप की होती है? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन एंड टोटोमेरिज्म। ये हमारे पास 6 टाइप है हमारे पास। अब आता है हमारे पास दूसरा स्टीरियो। स्टीरियो होता है 3D, मतलब 3D स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसके बारे में अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यहां पर भी बता देता हूं कि अगर या तो पाथ इस तरफ होगा या रास्ता इस तरफ होगा। इसका क्या मतलब है सर? अगर किसी कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो उस कंपाउंड में स्टीरियो नहीं हो सकती, और अगर किसी कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हो सकते, यानी कि ये दोनों आइसोमेरिज्म एक साथ तो नहीं रहेंगी। क्लियर है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये बात समझ में आती है कि सर इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ही सभी का ही, अगर वो आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट किस में रहता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां पर सेम रहेगा, और किसकी वजह से जनरेट होगा? मैंने बताया कि जैसे स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट्स की वजह से। तो ये हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है कन्फिगरेशनल और दूसरा होता है कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस ऐसा होता है कि हमारे पास यहां पर एक एटम जो है वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो सकता है बाय द रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर? तो यहां पर ये क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में रूम टेम्परेचर पर ही, किस बात पर? ये इंटर कन्वर्टेबल और नॉन इंटर कन्वर्टेबल वाली जो बात हो रही है वो हो रही है रूम टेम्परेचर पर। तो जो कन्फर्मर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए इनको अपन आइसोलेट मतलब आइसोलेबल नहीं है, ये नॉन आइसोलेबल है। क्यों? क्योंकि एक आइसोमर को आप तुरंत वो दूसरे में बदल रहा है, कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो आप एक को हटाओगे तो आपके पास जो भी बचेगा वो दूसरे में कन्वर्ट होगा ही होगा, तो इसलिए इनको आइसोलेबल नहीं है, ये नॉन आइसोलेबल है। दूसरा आता है कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल होंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे। अब उसका क्या रीजन है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि रूम टेम्परेचर पर इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि ये दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो, तो ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल है। अब अगर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे रूम टेम्परेचर पर, तो इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो भी अलग होगी उनके बेसिस पर अपन इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है? आइसोलेबल है। अब आता है हमारे पास कन्फिगरेशनल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर की अगर अपन बात करेंगे तो प्योरली अपन बात करेंगे ऑप्टिकल की, मतलब इनेंशियोमर्स जो हैं, अगर 2 कंपाउंड्स को मैं बोल रहा हूं एक दूसरे के इनेंशियोमर है तो इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते। क्लियर? इनेंशियोमर का मतलब ही क्या होता है हमारे पास? ये होते हैं मिरर इमेज। क्या होते हैं? मिरर इमेज। और इनेंशियोमर में कौन से मिरर इमेज होते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल। क्लियर? इसके बारे में अपन डिटेल में ऑप्टिकल में बात करेंगे। दूसरा आता है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर का मतलब होता है हमारे पास जो नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेज। नॉन मिरर इमेज होंगे ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। इनको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक वो डायस्टीरियोमर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक वो डायस्टीरियोमर जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इस लेक्चर में अपन ये सभी डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ये वाला, ये दोनों डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑप्टिकल वाले केस में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। जैसा मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और ध्यान रखिएगा कभी भी अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है? डिफरेंट रहने वाली है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट क्या रहेगी? उनकी कनेक्टिविटी रहेगी, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स या ग्रुप्स। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? सीक्वेंस, कि अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स का सीक्वेंस ABC है, दूसरे वाले में ACB हो गया या BAC आ गया, तो ये तीनों क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। डिफरेंट क्या है हमारे पास? कनेक्टिविटी, यानी कि सीक्वेंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। जैसे बहुत सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं हमारे पास, तो मैं एक नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया मैंने, यहां पर 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है। बट अगर
मैं यहां पर एटम्स का अरेंजमेंट चेंज कर देता हूं तो हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब बात आती है कि सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें तो सेम होती है, कौन कौन सी चीजें डिफरेंट होती है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, कौन कौन सी डिफरेंट है। कोई भी आइसोमर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा ही, तो यहां पर भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, सेम। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेम क्या रहने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा ही रहेगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या रहता है हमारे पास, सेम रहता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मूला है तो इंपेरिकल फॉर्मूले से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। उसके n टाइम्स रहता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, सेम। जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, सेम। क्या जनरल फॉर्मूला हमारे पास सेम रहने वाला है, यहां पर जनरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा सर, सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए हमारे पास सर यहां पर है, आप इन दोनों के कंपाउंड्स की बात करोगे तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, और इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+2। तो जनरल फॉर्मूला भी क्या रहता है हमारे पास, सेम ही रहेगा। आप देख लीजिए, चाहे हमारे पास हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था आइसोमर्स में, इसका भी अगर जनरल फॉर्मूला चेक करोगे तो इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या बन रहा है, CnH2n+2 और ऑक्सीजन। और यहां पर भी अगर इसका जनरल फॉर्मूला चेक करोगे तो CnH2n+2 और साथ में क्या रहा, ऑक्सीजन। n की वैल्यू 2 रखिए तो यहां पर आ जाएगा C2H6O। तो सेम ही रहता है हमारे पास। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी सर सेम रहने वाली है, क्यों, क्योंकि सर वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में जो रिलेशन रहता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, DU, और वहां पर मैंने बताया था कि ये बात की जाएगी कहां पर, जब आइसोमेरिज में अपन देखते हैं। तो सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा तभी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स है जिनका DU सेम नहीं है, इसका मतलब उनमें नंबर, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो ये वो चीज है जो हमारे पास सेम रहेंगी। अब अलग क्या रहता है, IUPAC नेम हमारे पास अलग रहेगा। अगर आप देखते हो यहां पर इसका नेम नॉर्मल ब्यूटेन है, इसका नेम क्या है हमारे पास, 2-मिथाइल प्रोपेन। दूसरा हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट रहने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है, उसकी स्ट्रक्चर पर। बाहरी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि फिजिकल वही है अपना कि भाई फिजिकली मैं कैसा दिख रहा हूं, तो यहां पर ये फिजिकली दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज किसमें आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पास, अब एक एक करके अपन सभी पहले स्ट्रक्चरल को पढ़ेंगे 6 को, और देन अपन बात करेंगे ज्योमेट्री का, वो स्टीरियो की बात करेंगे उसके बाद। क्लियर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास चेन आइसोमर्स। नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो जो चीज हमारे पास सेम है उनके बारे में बात नहीं करूंगा, जो चीज अलग है उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जाएगा। पहला है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या रहेगा, यहां पर नाम से ही पता चल रहा है कि चेन डिफरेंट होगी। कौन सी चेन, पेरेंट चेन हो सकती है या साइड चेन हो सकती है। तो डिफरेंट साइज ऑफ मेन चेन और साइड चेन। मेन चेन और साइड चेन का साइज क्या रहने वाला है, डिफरेंट रहने वाला है। क्लियर। जैसे हमारे पास यहां पर बात करें तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो इनका, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि इनकी मेन चेन जो है वो डिफरेंट उनकी लेंथ है, मतलब 3 कार्बन और 4 कार्बन। यहां अगर बात करें इन दोनों में तो यहां पर पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, ये रहेगा ऑब्वियसली। यहां पर भी पेरेंट चेन कितने हैं, 3 कार्बन की। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर से, बोले सर अभी नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि सर साइड चेन की लेंथ भी देखनी पड़ेगी। तो यहां पर साइड चेन कितनी है, 2, तो आपको इंडिविजुअल देखना, ये नहीं सम कर दो। यहां पर साइड चेन, ये भी 1 कार्बन की 1 कार्बन की, मतलब कुल मिलाकर मैं बोलूंगा साइड चेन की लेंथ कितनी है, 1 कार्बन। यहां एक ही साइड चेन है बट उसकी लेंथ कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। तो यहां साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और यहां पर साइड चेन में कितना कार्बन है, एक साइड चेन में 1 कार्बन है। इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, डिफरेंट। इसलिए ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में हमारे मेन चेन रह जाती है सिर्फ, नहीं साइड चेन के बारे में भी आपको सोचना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोजिशनल आइसोमर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन यानी कि जगह
अलग अलग रहने वाली है। किसकी? कोई भी चीज हो सकती है। वो कौन कौन? यहां पर हो सकता है डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो सकती है हमारे पास? डिफरेंट हो सकती है। या फिर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, यानी कि जो हमारे पास साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल की पोजीशन अलग अलग आ गई, इथाइल की पोजीशन अलग आ गई, वो। क्लियर? यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी एक साथ पीआई और सीआई नहीं हो सकते। कभी भी एक कंपाउंड में पीआई यानी कि पोजिशनल आइसोमर्स एंड सीआई दोनों नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना? क्यों? क्योंकि पीआई के लिए जरूरी है कि मेन चेन और साइड चेन की लेंथ क्या हो? सेम। पीआई के लिए क्या जरूरी है? मेन चेन और साइड चेन की लेंथ क्या हो? हमारे पास सेम होनी चाहिए। यहां पर मेन चेन और साइड चेन की लेंथ सेम हो। मेन चेन और साइड चेन की लेंथ क्या हो? सेम। यानी कि पेरेंट चेन और साइड चेन की लेंथ क्या हो? सेम, सेम लेंथ। ये है, और वहां पर यही चीज अलग होनी चाहिए। क्लियर? यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो भी चीज लिखी हुई उनका नेचर नहीं बदलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया, उसकी पोजीशन चेंज की नहीं की, वो अलग बात है, बट फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया तो फिर वो चेन पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे। क्लियर? यहां पर अगर आप इनका एग्जांपल लो तो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पीआई। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पीआई, यानी कि पोजिशनल आइसोमर्स। अगर मैं यहां पर बात करूं 1 2 3 4, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास 2 पर है, ये 1 2 3 4, ये हमारे पास 1 पर है। ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के पीआई नहीं। ध्यान रखना है इस चीज का। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइड। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है? कीटोन। तो ये दोनों एक दूसरे के पीआई नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पीआई है क्या? नहीं। दीज आर नॉट पीआई, दीज आर एफजीआई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ध्यान रखना है, पॉइंट ऐड कर सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है जो आइसोमेरिज्म है वो है फंक्शन। अच्छा सर, यहां पर एक पॉइंट और आया हमारे दिमाग में कि सर अगर आपने जैसे बोला कि ये दोनों एक साथ नहीं हुए तो हमको किसको प्रायोरिटी पर देना है? तो पहली बात तो यहां पर आ गया है, प्रायोरिटी आपको किसको देनी है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। लास्ट में आपको यहां पर लिखवा दिया जाएगा कि प्रायोरिटी वाइज क्या दिया जाएगा। तो मैं यही बता देता हूं आपको कि अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में प्रायोरिटी देनी है तो प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? प्रायोरिटी हमारे पास आर, आर मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद आएगा टी यानी कि टोटोमेरिज्म, उसके बाद एफ एम सी पी। ये ध्यान रखना, आर टी एफ एम सी पी, रिंग चेन, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था फंक्शनल। नाम से ही पता चल रहा है क्या? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और अनसैचुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या है इसका कि अगर भाई ये तो समझ में आता है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। अब मैं यहां पर पेयर बना के नहीं दे रहा जो आप जनरली पढ़ते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन शो कर सकते हैं, एल्कोहल एंड ईथर कर सकते हैं, एस्टर और कार्बोक्सिलिक कर सकते हैं, वो नहीं बना रहा हूं मैं, वो आप सभी को पता है। क्लियर? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब अपन ने आईयूपीएससी के बारे में डिस्कस किया था कि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, तो इन पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पहली बात कि एल्काइल हैलाइड जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड, ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री हैलाइड, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है? क्योंकि ये 1 डिग्री है और ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं है, ये क्या है? एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स है। ध्यान रखिएगा। बट अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड दे रखे हैं तो उनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है क्योंकि उनकी डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सेम ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड अगर है तो वो भी एक दूसरे के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। और
एल्कोहल और फिनोल भी हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इनके बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब अपन आईयूपीएससी के बारे में बात की थी। अगर मैं यहां पर बात करूं OHCH3, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ऑर्थोक्रिसोल भी बोलते हैं इसको, और यहां पर दूसरा हमारे पास ये कंपाउंड आ गया CH2H। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, और एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, ईथर ले लेते हैं, ये आ गया OCH3। ये तीनों ही हमारे पास एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। और मजे की बात यह है कि हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट ऐसा है क्या कि अगर यहां पर ऐसा आ गया, ये है हमारे पास, या मान लो मैं, चलो ठीक है ये बना दिया, और यहां पर हमारे पास ये आ गया, या फिर ये दूसरा डबल बॉन्ड इधर होता, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्यों, क्या बताया मैंने, डिफरेंट क्या हो, अनसैचुरेशन। एक ट्रिपल बॉन्ड हो मतलब एक पाई बॉन्ड हो, या दो डबल बॉन्ड हो, ये अलग अलग है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की सबसे जरूरी कंडीशन यह है कि ध्यान रखिएगा, मेटामेरिज्म तभी होगी कि जब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, मस्ट है। फंक्शनल ग्रुप का सेम होना मस्ट है, फंक्शनल ग्रुप का सेम होना मस्ट है। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप का सेम होना मस्ट है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी, ना कि मेटामेरिज्म। क्लियर है। यहां पर क्या दे रखा है, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सके, एक से ज्यादा वैलेंसी उसकी फ्री रहे। क्लियर। तो बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। किससे, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से। अब बात की जाए सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कौन कौन से, तो यहां पर अगर मैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स की बात करूं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास आते हैं, बहुत ही सिंपल है, जैसे ईथर हो गया, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। ध्यान रखना एल्डिहाइड नहीं हो सकता, क्योंकि एल्डिहाइड में अगर यहां पर H फिक्स कर दिया तो एक ही वैलेंसी रह जाएगी। ऐसे हमारे पास OH नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है हमारे पास, OH नहीं हो सकता था, ऑक्सीजन हो सकता था। यहां पर C डबल बॉन्ड O ये हो सकता है। NH2 नहीं हो सकता, बट हाँ NH हो सकता है। क्लियर। और यहां पर हमारे पास N3D ये भी रह सकता है हमारे पास। उसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसे हो सकता है, सल्फर के भी हो सकते हैं। कुल मिला के हमारे पास जिनके एक से ज्यादा बॉन्ड क्या है, फ्री है, वो रहेंगे। क्लियर। यहां पर बहुत ही सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो जैसे ही आ गया 1 2 3 4 5, ये C डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 4 5 C डबल बॉन्ड O है। अब यहां पर अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां पर इथाइल, यहां पर इथाइल, ये भी क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, प्रोपाइल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिफरेंट हो गए। सर ये तो पोजिशनल आइसोमर्स भी है, क्योंकि ये 3 पेंटेनॉन है, ये 2 पेंटेनॉन है। बिल्कुल सही बात है, बट प्रायोरिटी क्या बताई मैंने, RTF MCP, RTFM, यानी कि मेटामेरिज्म को आप प्रायोरिटी पर रखोगे। किसको रखोगे, मेटामेरिज्म को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि रिंग चेन में बदल जाए, चेन रिंग में बदल जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज, डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज मतलब किस टाइप का लिंकेज हमारे पास, कि ओपन चेन और क्लोज चेन। किस टाइप का लिंकेज हमारे पास, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये ले लिया साइक्लोब्यूटेन। क्लियर। और यहां पर एक ले लिया मैंने एग्जांपल 1 2 3 4। अब देखो दोनों का DU सेम है। क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि एक DU एक रिंग को या एक पाई बॉन्ड को डिनोट करता, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स है, RCI। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो, RCI आर ऑल्सो FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी होते हैं, क्योंकि ये एल्केन है, ये एल्कीन है, दोनों की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो रिंग चेन आइसोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर। अब आता है हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चरल में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टॉटोमेरिज्म। क्या है, टॉटोमेरिज्म। तो अगर मैं टॉटोमेरिज्म की बात करूं हमारे पास, तो टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किसमें रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसलिए इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। क्लियर। यहां पर आता है अराइजेस ड्यू टू ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब इधर उधर घुमक्कड़ प्रजाति का कौन रहता है, एटम रहता है।
किसी भी कंपाउंड में हमारे पास एक एटम इधर से उधर घूम रहा है, उधर से इधर घूम रहा है, उसकी वजह से एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स का सीक्वेंस चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। सिर्फ एक एटम की। क्लियर? अब वो एटम हमारे पास जो है भैया, वो डिफरेंट एटम जो है वो हमारे पास कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। अगर वो एनायन है तो इस टाइप के जो टॉटोमेरिज्म, उसको क्या बोलते हैं? एनाइनोट्रोपी। और अगर वो कैटायन है तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाइनोट्रोपी या प्रोटोट्रोपी। क्लियर? कैटायन कैटायन हो। क्लियर? कैटायन में जनरली हमारे पास जो है वो H+, D+ या T+, जनरली H+ की बात करते हैं और इसी को अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास तीन टाइप की होती है, डाइड सिस्टम, ट्राइड सिस्टम और स्पेस। डाइड का मतलब क्या है? डाइड का मतलब है कि एक एटम पहले वाले से दूसरे एटम के पास जा रहा है, जैसे HCN, ये आ गया हमारे पास, ये पहला एटम, ये दूसरा एटम। अब ये हाइड्रोजन जो है किसके साथ चला गया? यहां पर H, या ऐसे बना देता हूं C, ये आ गया हमारे पास। तो यहां पर हाइड्रोजन कहां गया है? फर्स्ट से दूसरे एटम पर, तो डाइड, डाई मतलब दूसरे पर। तीसरे अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइड, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से हाइड्रोजन देखो, ये पहला एटम कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरे के पास आ रहा है CH3C, यहां पर क्या आ गया? OH, यहां क्या बन गया? डबल बॉन्ड CH2। तीसरा हमारे पास होता है स्पेस। स्पेस का मतलब है कि स्पेस मतलब कहीं भी घूम रहा है, मतलब तीन से ज्यादा पर अगर जाता है। जैसे बहुत सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहां पर हमारे पास मान लीजिए ऐसा है डबल बॉन्ड। क्लियर? ये दे रखा है, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इससे अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ बन जाए, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, यहां पर एक H रह गया, इधर का जो एक H था वो कहां पहुंच गया? इधर। तो कौन से एटम पर पहुंचा है? 1 2 3 4 5, पांचवें एटम पर पहुंच गया। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्पेस आइसोमेरिज्म। क्लियर? स्पेस टॉटोमेरिज्म। अब आते हैं हमारे पास यहां पर अगर बात करें कि सर कब होता है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास टॉटोमेरिज्म होगा? तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपको इस टाइप का कंपाउंड ध्यान रखना है। आपके पास ये एक कंपाउंड है और इसमें जरूरी कंडीशन ये है कि ये मस्ट है कि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ए से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है जिसमें बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा, ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। ए और बी के बीच में क्या? मल्टीपल बॉन्ड है, और यहां पर ए और बी में से बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा। अब जहां पर, अब देखो, एक तो ये यहां से ये H निकल सकता है, D निकल सकता है, T निकल सकता है, मतलब डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये इसके पास, इसको अल्फा कार्बन बोल देते हैं जनरली। तो ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर? तो इसलिए आपने कंडीशन हो सकता है ये भी पढ़ाओगे, अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। बिल्कुल सही बात है, वो भी गलत नहीं है। बट अल्फा कार्बन को आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? या तो इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है वो कार्बन, या sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन भी अल्फा कार्बन है, इसको भी आप अल्फा कार्बन बोलोगे। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो भी क्या है हमारे पास? वो भी हमारे पास क्या है बेटा? अल्फा कार्बन ही है और अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान रखना है? या तो आप वैसे ध्यान रख सकते हो, या हमारे पास ए डबल बॉन्ड बी, जिस टाइप से भी आपने पढ़ी है चीजें, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन के यहां पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो, या सर अगर डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन के पास नहीं हुआ तो, अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास sp2, ये sp2, तो अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है ए डबल बॉन्ड बी फंक्शनल ग्रुप के साथ, इसी के साथ होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इधर की साइड से नहीं होता और इधर की साइड से हमारे पास ये कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर ऐसे घूमेगा, तो ये बॉन्ड कैसे घूमेगा? ऐसे। तो यहां पर फिर से वही चीज जनरेट हो रही है, और अब यहां से इसके पास नेक्स्ट वाले कार्बन, जो कि हमारे पास क्या होना चाहिए? sp3, तो इसके पास H हो या D हो या T हो, जो भी, सबसे पहले H वाला बॉन्ड टूटेगा, देन D, देन T। क्लियर? क्योंकि स्ट्रेंथ वही रहती है। तो इसलिए हमारे पास ये, या तो ये चीज हो या ये चीज हो, दोनों ही केस में हमारे पास टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म की अगर हमारे पास बात करें तो डिफरेंट टाइप की होती है। अब इसी चीज को मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। यहां पर अगर देखोगे तो देखो, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर जो टॉटोमेरिज्म हो रही है उसको बोलते हैं कीटो इनोल। ये फॉर्म कौन सी है? कीटो। और ये फॉर्म कौन सी है? इनोल। नेक्स्ट है हमारे पास इमाइन। ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाला इमाइन है, राइट साइड वाला इनेमाइन। यहां पर भी अगर देखोगे तो यहां देखिए, ए डबल बॉन्ड बी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है हमारे पास, तो यहां से हाइड्रोजन जा रहा है नाइट्रोजन के पास, और ये डबल बॉन्ड आ गया इधर। तो कुल मिला के यहां पर आप देखते हो कि जब कीटो से इनोल बनाते हैं तो डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होती है। डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की पोजीशन, यहां से हाइड्रोजन इधर गया, डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास आ गया, यहां से ये डबल बॉन्ड इधर गया तो इस वाले कार्बन ने हाइड्रोजन इसको दे दिया, ये हो गया। इसके बाद नाइट्रोसो ऑक्साइम,
ये हमारे पास नाइट्रोसो है, N डबल बॉन्ड O, A डबल बॉन्ड B टाइप का सेम वही। यहां हमारे पास अल्फा कार्बन हो गया, ये इसके पास चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये बन गया हमारे पास ऑक्साइम। ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH। C डबल बॉन्ड NOH जो है ये हमारे पास ऑक्साइम ग्रुप होता है। कौन सा होता है बेटा, ऑक्साइम। इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप पढ़ोगे इसके बारे में। नाइट्रो एसी नाइट्रो, तो यहां पर अगर बात करोगे नाइट्रो है A डबल बॉन्ड B टाइप का, B के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है तो यहां से हाइड्रोजन, वही सेम हर एक चीज में वही हो रहा है। यहां पर ऐसे जाएगा तो इधर से ये गया, यहां पर भी हमारे पास ऐसे ही हुआ, ये बॉन्ड ऐसे घुमा तो यहां से हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, यहां पर भी ऐसे ही हुआ, ये बॉन्ड ऐसे घुमा तो यहां से हाइड्रोजन ऐसे चला जाएगा। क्लियर, सब में सेम चीज हो रही है। तो ये हमारे पास ऐसे गया तो यहां हाइड्रोजन ये आ गया। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉटोमेरिज्म में, आप अपन को जो मेन पढ़ना है वो पढ़नी है कीटो इनोल। तो कीटो इनोल में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास इनोल की ज्यादा रहती है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहती है, इनोल फॉर्म की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे, कीटो से। इनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहती है, ज्यादा कीटो से। क्यों, क्योंकि इनोल में अगर बात करोगे हमारे पास तो OH डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, जबकि अगर मैं कीटो फॉर्म में बात करता हूं तो कीटो फॉर्म में हमारे पास C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH, ये H, ये हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इनोल फॉर्म इज मोर एसिडिक देन कीटो। स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जनरली बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जनरली हमारे पास ऐसा होता है, कैसा कि जनरली हमारे पास स्टेबिलिटी की बात करें तो कीटो फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होता है या मोर एसिडिक, मोर स्टेबल रहता है किससे, इनोल से। ये जनरल केस है, बट कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पर कीटो फॉर्म ज्यादा लेस स्टेबल होता है और इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो केसेज व्हेन इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो। तो इस केसेज की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से केसेज है, पहला केस तो यही है कि सर इनोल एरोमेटिक हो, पहला इनोल इज एरोमेटिक, पहला क्या हो, इनोल इज एरोमेटिक। अगर इनोल एरोमेटिक है और कीटो हमारा एरोमेटिक नहीं है तो उस वाले केस में इनोल ज्यादा स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनोल में क्या हो रहा है, H बॉन्ड प्लस रेजोनेंस, H बॉन्ड प्लस क्या हो रहा है, रेजोनेंस, यानी कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो उस वाले केस में हमारे पास क्या रहेगा, इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और आता है कि अगर हमारे पास कीटो ऐसा हुआ, कि अगर हमारे पास कीटो ऐसा हुआ, ये कीटो फॉर्म है, मतलब 1,2 पर डाई कीटोन, साइक्लिक 1,2 डाई कीटोन है, तो ये V बहुत लेस स्टेबल होता है हमारे पास, वेरी लेस स्टेबल। तो यहां पर भी अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो डबल बॉन्ड OH ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसका बहुत सिंपल सा रीजन होता है हमारे पास कि पंगा क्या रहता है, यहां से अगर आप इस बॉन्ड को ऐसे घुमाओगे, इस बॉन्ड को ऐसे घुमाओगे तो प्लस प्लस में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। दोनों का डाइपोल भी देखोगे हमारे पास तो इधर इधर ये प्लस आ रहा है तो वो रिपेल करता है। क्लियर, इसलिए हमारे पास ये चीज बहुत हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगी। क्लियर, अब आता है रेट ऑफ इनोलाइजेशन की, कब हमारे पास रेट ऑफ इनोलाइजेशन क्या होता है, कीटो फॉर्म से इनोल में बदलने को ही अपन क्या बोलते हैं, इनोलाइजेशन बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैं इनोलाइजेशन की बात करूं तो हमारे पास रेट ऑफ इनोलाइजेशन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। अब स्टेबिलिटी ऑफ इनोल कौन कौन है, एरोमेटिसिटी, किस पर डिपेंड करेगा, एरोमेटिसिटी पर। जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा उतना ज्यादा हमारे पास यहां पर बनेगा। उसके बाद अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास H बॉन्ड प्लस रेजोनेंस, सेम चीज यहां पर जो आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास आता है यहां पर अगर बात करें एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ कीटो। कीटो का जो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन है वो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी एसिडिक उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इनोलाइजेशन होगा, यानी कि -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर्स इनोलाइजेशन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे उतनी रेट ऑफ इनोलाइजेशन ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, आपको अगर यहां पर पूछा जाए MEC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर Me दे रखा है, ये एक कंपाउंड है। क्लियर, और यहां पर अगर मैं बोलूं आपको कि MEC डबल बॉन्ड O CH2
और यहां पर दे रखा है C डबल बॉन्ड OOMe। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड की अगर मैं बात करूं यहां पर ऐसा दे दिया MEC डबल बॉन्ड OCH2। देन दे रखा है C डबल बॉन्ड O और यहां पर दे दिया PH। और फोर्थ कंपाउंड की अगर मैं बात करूं यहां पर दे दिया MEC डबल बॉन्ड OCH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर दे दिया उसने ये नाइट्रो लगा दिया या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन जो है, रेट ऑफ इनोलाइजेशन, यहां पर इनोलाइजेशन की जो रेट होगी वो सबसे ज्यादा किस में रहने वाली है, मतलब 1 देन 2 देन 3 देन 4। क्यों? क्योंकि यहां पर देखोगे आप कि ये देखो इन दोनों में अगर डिसाइड करोगे तो यहां पर ऑक्सीजन का प्लस M लग रहा है, इस वजह से इस कार्बन की एसिडिटी, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी कम है इस वाले से, तो इसलिए यहां पर मोर एसिडिक है कंपेयर टू दिस वन। इन दोनों में अगर बात करोगे तो यहां पर Me का प्लस आई लग रहा है, बट यहां पर PH का माइनस आई लगेगा। और जब यहां पर इनॉल बनाओगे तो PH के साथ एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से इसका इनॉल ज्यादा बनेगा। यहां पर इस हाइड्रोजन की और ज्यादा एसिडिटी होगी क्योंकि NO2 के माइनस M की वजह से। क्लियर? हाँ, NO2 की जगह अगर OCH3 लगा होता तो इन दोनों में से ऊपर वाला ज्यादा हो जाता, बट अभी हमारे पास ये रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो फेवर करता है किसको? फेवर्स कीटोफॉर्म को। क्यों? क्योंकि कीटोफॉर्म क्या बना लेता है? उस सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। बट अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कैसा है? नॉन पोलर, तो वो फेवर करता है किसको? इनॉल को फेवर करेगा। किसको करेगा? इनॉल को। क्यों? क्योंकि इनॉल फॉर्म में, जैसे कि अगर अपन यहां पर इसका इनॉल बनाएंगे तो यहां पर OH आएगा, तो ये ऑक्सीजन और यहां का OH हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इनॉल खुद विद इन मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो वो ज्यादा किसमें होगी? जब हमारे पास क्या रहेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा या फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा। इसलिए अगर यहां पर मैं इन सॉल्वेंट्स की बात करूं तो यहां से आप देखोगे कि रेट ऑफ इनोलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वाटर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉर्मल हेक्सेन हमारे पास नॉन पोलर है, तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन की अगर आप बात करोगे, रेट ऑफ इनोलाइजेशन, तो क्या होगा? हमारे पास रेट ऑफ इनोलाइजेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कीटो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वाटर के साथ वो क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नॉर्मल हेक्सेन में हमारे पास सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन होगा इन सॉल्वेंट्स के में कंपेयर किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब जब अपन इनोलाइजेशन कीटो से इनोल, इनोल से कीटो होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये सारी रिएक्शन जो होती है हमारे पास, मतलब जो कन्वर्जन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। इस चीज को कैटेलाइज कर सकते हैं अपन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों से ही। क्लियर? बट जब अपन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम से कैटेलाइज करते हैं तो उस वाले केस में इनोल तो बनेगा, दोनों ही केस में हमारे पास जितने भी इनोल पॉसिबल है सब बनते हैं, बट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा बन रहा है उसमें हमारे पास चेंजेस रहते हैं। तो अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तो उस वाले केस में इनोलाइजेशन का मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, और जब बेसिक मीडियम दे रखा है तो उस वाले केस में हमारे पास इनोलाइजेशन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा। तो जब एसिडिक दे रखा है तो फाइनल प्रोडक्ट में जो इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन मतलब इन प्लस ऑल है, तो वहां पर जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी देखे जाएंगे। इनॉल विच है मोर स्टेबल एल्कीन, मतलब जो जिस इनॉल में सबसे ज्यादा एल्कीन, सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी वो हमारे पास एसिडिक मीडियम में मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और बेसिक मीडियम में क्योंकि बेस अटैक करेगा तो इसको जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा वहां से H निकलेगा और वहां से इनॉल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए मोर एसिडिक हाइड्रोजन वाला जो इनॉल है वो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा इनॉल बनाएगा। किसमें? बेसिक में। अब यहां पर अगर बात करूं तो कहां से इनॉल बन सकता है? ये C डबल बॉन्ड O, अब आगे रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, तो एक तो ये हाइड्रोजन है हमारे पास और एक हाइड्रोजन ये है, दो, मतलब या तो इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन की वजह से इनॉल बनेगा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो कोई पंगा ही नहीं है। तो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको A और इसको B बोलूं हमारे पास, तो मैं बोल सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो एसिडिटी हमारे पास A की कम होगी किससे? B से। क्यों? क्योंकि सर A में हमारे पास यहां पर ये 3 डिग्री का है तो इधर प्लस आई लग रहा है तो इसकी एसिडिटी कम है, और तो अगर एसिडिटी कम है और यहां पर इसकी एसिडिटी क्या है? ज्यादा। तो अगर बेसिक मीडियम दे रखा है, बेसिक मीडियम में मेजर कौन सा होगा? जहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो कीटो से इनॉल बनाओगे तो क्या करना है? डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन इधर भेज दो, डबल बॉन्ड इधर, तो ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया OH, ये हमारे पास मेजर बनेगा। बट कीटो में अगर मतलब जब एसिडिक मीडियम की बात करोगे, ये हो गया बेसिक मीडियम में, जब एसिडिक मीडियम की बात करोगे तो मोर स्टेबल एल्कीन बनाना होगा, जो कि हमारे पास ये है। सर ये क्यों है? क्योंकि इसके पास एल्फ हाइड्रोजन ज्यादा, 3
2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर। तो ये हमारे पास मेजर रहने वाला है किसमें, जब एसिडिक मीडियम है तो मेजर ये रहेगा, और जब बेसिक मीडियम है तो मेजर ये रहेगा। क्यों मेजर है ये, क्योंकि यहां पर 2 और 1 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर कितने हैं 7। तो जब एल्कीन मतलब जब इनॉल देख रहे हो आप एसिडिक मीडियम में तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखना है, जब बेसिक मीडियम में देख रहे हो तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है वहां से इनॉल बनाना है। क्लियर। अब आते हैं हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेज मतलब एप्लीकेशन टाइप से बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। तो टॉटोमेरिज्म क्या करता है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ टॉटोमेरिज्म हमारे पास ड्यूटेरियम एक्सचेंज होते हैं। मतलब जिन जिन कार्बन पर, जिन जिन हाइड्रोजन पर, ऐसा लिखिए हमारे पास यहां पर जिस भी हाइड्रोजन पर आएगा वहां डी एक्सचेंज होगा। क्या मतलब है इसका, पहले तो सिंपल सी बात करता हूं मैं, यहां पर अगर बात करोगे तो अल्फा हाइड्रोजन को तो चेंज करोगे, जैसे हमारे पास ये है सी डबल बॉन्ड ओ, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 ये रहे और 2 हमारे पास इधर रहे। तो अगर इसको मान लीजिए मैं ड्यूटेरियम वाले मीडियम में डालता हूं तो यहां पर जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है जो इनॉल बना सकते हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो है वो सब ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्यूटेरियम में। तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। अब ये मैंने क्यों बोला है, ये वाली चीज क्यों लिखी है, इसके लिए अगर आप यहां पर एग्जांपल देखोगे तो एच सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर है सी एच डबल बॉन्ड सी एच और यहां पर क्या है सी एच थ्री। क्लियर। और यहां पर भी क्या रख दिया मैंने, वही सेम डी प्लस दे रखा है। तो जब आपने डी प्लस दे रखा है तो उस वाले केस में होगा क्या कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है आपके अकॉर्डिंग ये है, तो आप इनको चेंज करोगे, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, ये प्लस आया तो यहां पर ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा। क्लियर है। और यहां पर क्या होगा, अगर आप इस CH3 के हाइड्रोजन को देखोगे तो वो हाइड्रोजन निकलेंगे यहां से। तो जब ये हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहां पर H H H, तो क्या होगा यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो निकलेगा कैसे, ऐसे, मतलब इस कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, इस पर आ रहा है। तो जब ड्यूटेरियम एक्सचेंज करोगे तो ये हाइड्रोजन तो जाएंगे तीनों, इस कार्बन का हाइड्रोजन भी जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस बन रहा है तो डी प्लस आ जाएगा। क्लियर। जब आप मैकेनिज्म देखते हो, अभी मैकेनिज्म नहीं करवाएंगे अपन, क्यों, क्योंकि माइंड मैप है। तो यहां पर ये डी ये चेंज हो सकता है डबल, ये नहीं होगा, इस पर प्लस आ रहा है, ये नहीं होगा, CH और यहां पर क्या जाएगा CD3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें तो क्या दे रखा है कि यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ बीटा गामा डबल बॉन्ड टू अल्फा बीटा। अगर आप यहां पर बात करोगे तो ये कार्बन कौन सा है हमारे पास, अल्फा है, ये कार्बन कौन सा है, बीटा है, और ये कौन सा है, गामा। तो जब आप टॉटोमेरिज्म करते हो तो हमारे पास बीटा गामा जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा बीटा में आ जाता है। किस में आ जाएगा, अल्फा बीटा में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अल्फा बीटा वाला जो है अब ये डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड जो है इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में, मैकेनिज्म होती है प्रॉपर, उसके थ्रू देखते हैं अपन, बट आपको यहां पर डायरेक्टली रिजल्ट देखना है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। तो बीटा गामा से अल्फा बीटा आ गया है। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कीटो और इनोल की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, ये लास्ट है, इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आती है पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी आप सभी को पता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा पोलर है, क्योंकि यहां पर C डबल बॉन्ड O है, तो कीटो इज मोर पोलर देन इनोल, कीटो इज मोर पोलर देन इनोल। क्लियर। तो कीटो की पोलैरिटी ज्यादा होगी किससे, इनोल से। इस चीज में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि पोलैरिटी पर। तो जो ज्यादा पोलर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि जो ज्यादा पोलर है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेंगे। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हो, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज की बात करते हो, तो वो ज्यादा रहने वाले हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास कीटो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, किससे, इनोल से। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं पोलर प्रोटिक या पोलर मीडियम लेता हूं हमारे पास, क्लियर, पोलर प्रोटिक या पोलर मीडियम लेता हूं हमारे पास, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या रहेगा कि सर लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो इसलिए इस वाले में हमारे पास कीटो जो है वो ज्यादा सॉल्युबल रहेगा, किससे, इनोल से। बट अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो उस वाले केस में लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो लेस पोलर कौन है, इनोल वाला, तो इनोल
ज्यादा सॉल्युबल रहेगा किससे, कीटो से। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीटली कंप्लीट होता है विद ऑल पॉइंट्स। क्लियर। अब आती है बात हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। किसकी बात आती है, स्टीरियो। स्टीरियो यानी कि 3D। तो 3D में अगर बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा, सेम एमएफ। जैसा कि मैंने बताया कि अगर स्टीरियो की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल नहीं होगा वहां पर, तो एमएफ तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि सर आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। हैव देयर एटम्स इन द सेम सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस का मतलब क्या है, नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर स्ट्रक्चरल है तो स्टीरियो नहीं होगी, अगर स्टीरियो है तो स्ट्रक्चरल नहीं हो सकती। बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस। एटम्स में उनके एटम्स, सॉरी स्पेस में उनके एटम्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। उसकी वजह से हमारे पास ये आइसोमेरिज्म जनरेट होती है। जैसे बहुत सिंपल सी बात करूं मैं, ये एक कार्बन है, लेफ्ट वाले कार्बन को देखोगे इसके साथ Me और H जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, यहां पर भी Me और H जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। एक दूसरा कंपाउंड लेता हूं, यहां पर भी जो लेफ्ट वाला डबल कार्बन है उसके साथ Me और H जुड़ा हुआ है, बट और राइट वाला कार्बन है उसके पास भी H और Me जुड़ा हुआ है। तो सीक्वेंस सेम है, कार्बन मिथाइल H, कार्बन मिथाइल H, कार्बन मिथाइल H, कार्बन मिथाइल H। बट एटम जब 3D में आप देखोगे चीजों को या स्पेस से देखते हो तो आपको देखेगा कि ये दोनों मिथाइल इस डबल बॉन्ड के सेम साइड है, यहां पर ये दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है। इसका मतलब स्पेस में इन एटम्स का अरेंजमेंट, सीक्वेंस नहीं, अरेंजमेंट अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है। क्लियर। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, यहां पर ये है स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स में अपन को क्या पढ़ना है, कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल पढ़ना है। तो अब बात करते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशनल की। तो लिखिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होगा, किसकी वजह से आता है। मैंने क्या बताया थी, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं। किसकी वजह से, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं मिलती है उनको कि वो रोटेट करने, जितनी रोटेट करने के लिए चाहिए। तो अराइजेज ड्यू टू द नॉन इंटर कन्वर्टेबिलिटी। क्लियर। और एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से अराइज होती है। कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल और केमिकल मेथड्स, क्योंकि इनके जो हमारे पास मतलब इंटर कन्वर्ट एक दूसरे में नहीं हो रहे तो इसलिए इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते जो कि कन्फर्मर्स होते हैं तो फिर उनको सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर। अब बात आती है हमारे पास, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ना है वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है क्या रहेगा, डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स। एटम्स और ग्रुप्स का क्या रहेगा, हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा इन स्पेस। किसकी वजह से, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो जीआई का अराइज होने का जो रीजन है वो हमारे पास है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो वहां पर जीआई नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो कंडीशंस फॉर जीआई की अगर मैं बात करूं तो सर पहली कंडीशन तो हमें पता लगी गई, क्या कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड या फिर रिंग स्ट्रक्चर, या तो डबल बॉन्ड रहेगा या रिंग स्ट्रक्चर रहेगी। क्लियर। रिंग स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए होगा, बट हां रिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, ये जो डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है। क्लियर। यहां पर ध्यान रखना नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी हो सकता है। क्लियर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अदरवाइज वैलेंसीज पूरी हो जाएंगी। मतलब अभी आगे अपन बात करेंगे। कुल मिला के ये हमारे पास जीआई शो कर सकते हैं। क्लियर। ये आ गया हमारे पास, इसके पास एक लोन पेयर। दूसरा रिंग स्ट्रक्चर, रिंग में हमारे पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही है, सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों। कब हमारे पास सिंगल का डबल, उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर। डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच टू ईच डबल बॉन्डेड एटम्स या ईच रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड। क्लियर। कैसे, यहां पर ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर ये कार्बन कार्बन दो एटम ले लिए और इनमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की वजह से हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। इसको मैंने लिख दिया ए, इसको बी, इसको डी और इसको ई। तो आपको क्या ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी काम आएगा जब अपन बात करेंगे। तो यहां पर इन दो एटम्स के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो अब एक एक को इंडिविजुअल देखोगे, इसकी दोनों वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि डी और ई इक्वल नहीं होने चाहिए, और इसकी दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए और बी इक्वल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये दोनों सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये थे ना, यहां पर थे तो सही, ये मिथाइल और मिथाइल सेम है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही है। ध्यान ही रखना है
एक एटम की दोनों वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास मस्ट वन कंडीशन है। क्लियर? अगर ये सेम हो गए तो हमारे पास वहां पर जीआई नहीं होगी। क्लियर? सेम चीज हमारे पास 3 मेंबर, मतलब अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर है, आपसे पूछा जाए कि क्या ये कंपाउंड हमारे पास जीआई शो कर रहा है, यहां पर Me, यहां पर H, यहां पर क्या है HH, तो बोले सर इस कार्बन के पास अलग अलग वैलेंसी है, कर देगा? नहीं, दो चाहिए भैया आपको। ये और ये देखोगे तो इसके पास दोनों H2 है, ये नहीं करेगा। ये और ये देखोगे तो इनके पास भी क्या है, HH सेम। ये और ये इसके पास भी HH। तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई भी D और E इक्वल हो गया तो भी जीआई नहीं होगी, A और B इक्वल हो गया तो भी जीआई नहीं होगी, A B C D A B D सब इक्वल हो गए तो भी जीआई नहीं होगी। कोई भी दो वैलेंसीज अगर सेम हो गई, कोई भी दो मतलब D और E में से या A और B में से, D और A हो सकते हैं, E और B हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम एटम की वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है लास्ट वन कंडीशन की जिन एटम्स की अपन बात कर रहे हैं, जिन एटम्स की अपन बात कर रहे हैं मतलब ए बी डी ई, ये सेम प्लेन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? सेम प्लेन में। या फिर इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, हमारे पास आप यहां पर देख रहे हो, आपको चीजें दिखाई गई है, क्या है कि डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट बिटवीन टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स। डिस्टेंस कौन कौन सी की, जैसे मान लीजिए आप यहां पर बात करो ए और डी की, ये हमारे पास है, और ए से ही डायगोनल, एक नॉर्मल एक डायगोनल, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मैं L1 बोलूं, इस डिस्टेंस को क्या बोलूं मैं L1, और इसको क्या बोलूं मैं L2, तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये होना चाहिए। अगर L1 इज इक्वल टू L2 हो गया, इसका मतलब वहां पर जीआई नहीं होगी। क्लियर? ध्यान रखिएगा हमेशा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इफ ए बी, इफ प्लेन ऑफ, ध्यान रखना ये बहुत काम आएगा जब ओआई में बात करेंगे तब भी, और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहां पर। इफ प्लेन ऑफ ए बी एंड डीई आर सेम, अगर प्लेन इनका सेम है तो उस वाले केस में ही हमारे पास L1 इज नॉट इक्वल टू L2 होगा। अगर हमारे पास इफ प्लेन ऑफ ए बी एंड डीई आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो उस वाले केस में L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये आ गया, ये A ये B, ये आ गया हमारे पास D और E। इनका प्लेन कैसे चेक करोगे आप? यहां पर आपको पूछा जाए कि ये A, यहां पर ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, ये वाले डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका प्लेन सेम है या नहीं। इसको L1 इसको L2, तो प्लेन चेक करने का सही तरीका, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हैं, वो अलग चीज है। वहां पर मतलब अभी अपन वो चीज नहीं करेंगे, आप यहां पर डायरेक्टली भी चीजें कर सकते हो। कैसे? यहां से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेना स्टार्ट कर दीजिए, जो जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहे कंटिन्यूअस, वहां से कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कंजिक्यूटिव जहां पर हो रहे, ये मान लीजिए वर्टिकल लिया, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वर्टिकल और ये क्या आ गया हॉरिजॉन्टल, ये और ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर रहेंगे इसका मतलब L1 इज इक्वल टू क्या आने वाला है L2। तो क्या ये जीआई शो करेगा? डज नॉट शो जीआई, डज नॉट शो जीआई। एक तो जीआई शो नहीं करेगा, दूसरा आपने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया कि L1 और L2 की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। सेम चीज अगर मान लीजिए आपके पास यहां पर आ गया, 3 डबल बॉन्ड आ गए, तो 3 डबल बॉन्ड में हमारे पास फिर से वही सेम, ये A ये B और यहां पर क्या है D और E। फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया कि L1 और L2 बताइए, क्या बताए? L1 और L2, इसको मैंने L1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? L2 बोल दिया। तो फिर से आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करिए, कहीं से भी स्टार्ट, ये हॉरिजॉन्टल भी स्टार्ट कर सकते हो, वर्टिकल भी, आपकी अपनी मर्जी है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और यहां पर क्या आ गया? वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, सेम प्लेन, क्या आ गया? सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन है इसका मतलब कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2 होने वाला है। सेम चीज रिंग के केस में भी आ जाएगा। अगर हमारे पास दो रिंग कंटिन्यूअस है, इस ये वाला केस बन जाएगा। अगर दो कंटिन्यूअस मतलब दो रिंग के बीच में एक स्पाइरो कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, आगे अपन बात करेंगे। 3 है तो ये वाला केस बन जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। अब आते हैं हमारे पास इनका नोमेनक्लेचर आता है, किससे मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अपन किस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अगर मैं इनके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है, एक है सिस ट्रांस, दूसरा है हमारे पास इजेड। क्लियर? एक सिन और एंटी भी होता है जो ऑक्जाइम्स में यूज करते हैं। क्लियर? वो अपन आगे बात कर लेंगे, किसमें? वो अपन एल्डिहाइड कीटोन वाले में डिस्कस करेंगे अभी। क्लियर? सिन और एंटी के बेसिस। यहां पर अगर बात करें सिस ट्रांस, तो अगर कॉमन ग्रुप सिमिलर ग्रुप अगर है हमारे पास एट सेम साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, तो उस वाले केस में हमारे पास जो
कंपाउंड होगा उसका जो नेम होगा उसको अपन बोलेंगे सिस, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस। क्लियर। और अगर हमारे पास अपोजिट साइड में है तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांस, उसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस बोलेंगे। क्लियर। यहां पर जैसे अपन बात करें, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं तो यहां पर जो अपन ने फर्स्ट वाला केस लिया था, ये रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, MEME सेम साइड ऑफ दिस, तो ये हो गया सिस, एंड MEME अपोजिट साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, दैट मींस ये हो गया ट्रांस। क्लियर। एक सिस हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, ट्रांस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा हुआ कि जो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है जिन एटम्स के बीच में से, कार्बन कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, यहां पर अपन ने कंपेयर कर लिया MEME से, मान लो यहां पर ME की जगह इथाइल होता तो मैं चेक कर लेता कि H सेम साइड है तो सिस, H अपोजिट साइड है ट्रांस। मान लीजिए यहां पर इथाइल नहीं होता, इथाइल की जगह यहां पर हो जाता मान लीजिए ब्रोमीन, यहां क्या हो जाता ब्रोमीन, और यहां पर क्या हो जाता, मान लो यहां पर हो जाता क्लोरीन। अब कैसे चेक करोगे, अब कैसे चेक करोगे, अब ना तो अब चेक कर ही नहीं पाओगे, आप सिस ट्रांस नहीं बोल सकते। तो इस चीज के लिए जब हमारे पास सेम वैलेंसीज नहीं है, सिमिलर वैलेंसीज नहीं है, तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, उस वाले केस में अपन EZ सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, EZ सिस्टम का। और EZ सिस्टम में अपन CIP रूल, कौन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग की हेल्प से अपन ग्रुप्स को प्रायोरिटी वाइज देखते हैं कि भाई कौन सीनियर ग्रुप है, कौन जूनियर। ध्यान रखिए ये IUPAC वाले नहीं है, यहां पर सीनियर और जूनियर का मतलब IUPAC वाला नहीं, IUPAC वाला उधर ही था। ये सेम CIP रूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आएगा, जब अपन RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे वहां पर नहीं बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। क्लियर। तो टू सीनियर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, तो उसको अपन बोलते हैं Z। Z का मतलब होता है जूसामेन, जूसामेन का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ है। क्लियर। तो Z मतलब सिस हो गया, और E मतलब एनिमी, एनिमी यानी कि दुश्मन, दुश्मन यानी कि जो दूर दूर रहे, यानी कि एंटीजन। क्लियर। तो यहां पर हो गया हमारे पास E, ये क्या होगा हमारे पास, अगर अपोजिट साइड में है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, E। तो अगर सेम साइड है तो Z, अपोजिट साइड है तो E। अब पॉइंट आता है कि सर आपने बोल तो दिया कि दो सीनियर ग्रुप सेम साइड है, क्या सर सीनियर ही बोलना जरूरी है, जूनियर? भाई अगर सीनियर सेम साइड है तो जूनियर भी सेम साइड होंगे, और अगर सीनियर अपोजिट साइड है तो जूनियर भी अपोजिट साइड ही होंगे। क्लियर। बोले सर ये पता कैसे चलेगा जूनियर सीनियर, जो CIP रूल बोल रहे थे, तो ये हमारे पास CIP रूल है। क्या है CIP रूल? CIP रूल बोलता है कि द ग्रुप्स विद हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, मतलब जिस ग्रुप है उनका फर्स्ट एटम का जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। मान लीजिए अगर रेस्ट्रिक्टेड कार्बन, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड वाले एटम है, उनके साथ अगर मान लीजिए आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडीन फर्स्ट होगा, देन ब्रोमीन, देन अपन बात करेंगे क्लोरीन की, देन बात होगी सल्फर की, देन बात होगी हमारे पास PH3, इसकी बात होगी हमारे पास PH3, इस तरीके से हमारे पास चलता जाएगा। देन फ्लोरीन, उसके बाद आ गया हमारे पास OH, देन आ जाएगा NH2, देन आ जाएगा CH3, इस तरीके से हमारे पास चीजें चलेंगी। अगर मान लीजिए सर सेम एटम हुआ पहला, जैसे मान लीजिए हमारे पास सर कार्बन एक, दोनों मिथाइल दे रखे हैं बट एक कार्बन है 14, एक कार्बन है 12, तो उस वाले केस में द हायर मास आइसोटोप इज सीनियर, जिसका मास सीनियर मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसको सीनियर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल TDH, ये हमारे पास रहेगा। क्लियर। अगर सर फर्स्ट एटम दोनों का मान लो आइसोटोप भी नहीं दे रखा, सेम दे रखे हैं, तो उस वाले केस में क्या करना है, तो अगर फर्स्ट एटम सेम है तो उससे कनेक्टेड दूसरे एटम के पास जाना है। सर दूसरे एटम तो 3 हो सकते हैं कनेक्टेड अगर कार्बन है तो, या एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, तो कौन सा देखना है, जो सीनियर है। If first atom of the group is identical, then second atom with high atomic number, कौन सा हाई एटॉमिक नंबर वाला देख रहा है, तो उससे अपन डिसाइड करेंगे। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या दे रखा है, CH2Cl, मान लो एक ये दे रखा है, और यहां पर दे रखा है CH, और यहां पर दे रखा है OH, और यहां पर दे रखा है मान लो NH2, मान लो ये दे रखा है हमारे पास। तो अब इस वाले केस में क्या करोगे, यहां कार्बन दोनों सेम है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ 2 हाइड्रोजन एक क्लोरीन जुड़े हैं, बट मैं किससे कंपेयर करूंगा, क्लोरीन को देखूंगा। यहां कार्बन तो सेम था, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, मैं किसको देखूंगा, ऑक्सीजन को। इन दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, क्लोरीन का, तो ये सीनियर। नेक्स्ट फॉर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, अगर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप आ गया तो इसमें CIP वालों ने कुछ पंगे किए, उन्होंने ऐसा बोला कि भैया अगर ऐसा है तो उस वाले केस में आपको क्या मानना पड़ेगा कि जितने डबल बॉन्ड उतने ही मान लीजिए वो एटम है। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मान लीजिए आपके पास A डबल बॉन्ड B आता है, दैट मींस इसको आप क्या लिखोगे, ये आ गया A और ये B, तो A बोल रहा है कि मेरे साथ 2 B कनेक्टेड है, तो A ने बोला ठीक है 2 B है, और B की जो बाकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो। अब A ने B को बोला, B बोल रहा है मेरे साथ भी 2 है भाई,
कौन? ए, तो बी के साथ एक ए तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा ए, और इसकी वैलेंसी बाकी की जो है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से हमारे पास चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट यहां पर एक और आता है हमारे पास कि एक ये पॉइंट है हमारे पास कि बॉन्ड पेयर जो है, अगर एक एटम के पास बॉन्ड पेयर है और एक के पास क्या है, लोन पेयर, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर एन, यहां लोन पेयर, यहां पर एच, तो ये होगा सीनियर, ये कौन होगा, जूनियर। क्लियर? ये देखना अपन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भैया इमेजिनरी रियल। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है कि रूल नंबर 1 कि भैया रियल वर्ल्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। किसको दी जाएगी? रियल को। बट ध्यान रखना ये तब देखना है जब हमारे पास सभी रूल काम नहीं कर रहे। रियल इज सीनियर टू इमेजिनरी या फेक, क्योंकि ये तो फेक है भाई, ए डबल बॉन्ड बी का मतलब ये तो नहीं होता, ये फेक है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई ग्रुप आ गया, यहां पर ऐसा दे रखा है, यहां CH3 है और यहां CH3 है। क्लियर? और यहां पर आपके पास ये दे रखा है, ये डबल बॉन्ड है, तो इस वाले केस में कौन सीनियर है? उस वाले केस में सीनियर है। बोले सर क्यों? क्योंकि अगर आप, ये तो रियल है, ये इसका अगर आप बनाओगे जो डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग जो बनेगा वो ये बनेगा, इसके साथ 2 कार्बन यानी कि 1 कार्बन और जोड़ेगा, ये बोलेगा मेरे साथ भी 2 कार्बन 1 कार्बन और ये आ गया CH3। बट ये कौन सा है? ये इमेजिनरी है, इसलिए इसको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है जीआई इन। अब इसके अकॉर्डिंग अपन मतलब EZ देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास जीआई इन साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन्स में हमारे पास जीआई, साइक्लो एल्केन्स में कैसे देखनी है? साइक्लो एल्कीन, सॉरी एल्केन नहीं, साइक्लो एल्कीन। तो साइक्लो एल्कीन में ध्यान रखिएगा अप टू 6 मेंबर कोई जीआई नहीं होती है। यहां जीआई होगी क्या? नहीं। डबल बॉन्ड के अबाउट ये सी से इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, नो जीआई। ये कितना है? 8 मेंबर रिंग है, यहां पर कितना है? 8 मेंबर रिंग, तो इसका सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। 7 मेंबर रिंग तक ट्रांसफॉर्म होती ही नहीं है। किसके अबाउट? डबल बॉन्ड के अबाउट। तो साइक्लोएल्कीन में हमारे पास कि अगर नंबर ऑफ कार्बन अबाउट डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, जीआई अबाउट डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो 6 मेंबर मतलब 3 से 7 मेंबर रिंग, क्या जीआई होगी? नहीं। 8 और ग्रेटर देन 8 और मोर देन 8, 8 और मोर देन 8, यहां पर जीआई हो जाएगी। 8 और मोर देन 8 में जीआई हो जाएगी। क्लियर? जैसे यहां पर हो गई, यहां पर जीआई होगी क्या? बोले सर नहीं होगी। अबे गवार लोगों ध्यान दो, गवार प्यार से बोलता हूं ना, आप लोगों को नहीं पता, बैच में पता रहता है, तो मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है? हाँ भाई मैं क्या बोल रहा था, क्या यहां पर जीआई होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये 5 मेंबर रिंग है। बिल्कुल सही बात है, आपको इस डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगी ना। बट अगर हमारे पास कहीं और पर अपन देख सकते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि रिंग है, तो यहां पर ये मिथाइल H, यहां पर भी मिथाइल और H, तो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, तो ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा किसके अबाउट? अबाउट सिंगल बॉन्ड, अबाउट रिंग, रिंग मतलब सिंगल बॉन्ड। क्लियर? पाई बॉन्ड के अबाउट नहीं होगी, यहां पर तो नहीं हो रही, बट ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड जीआई शो कर रहा है, यस। क्लियर? अब आता है हमारे पास स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो जैसा अपन ने देखा कि भाई 3 से 6 तक, 7 तक तो ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, तो सेम ऐसे 8 9 10 में बनता है, बट भैया प्रॉब्लम बहुत आती है। तो इसलिए टिल 11 मेंबर रिंग में अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे तो सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है किससे? ट्रांस से। इवन 6 तक, इवन 7 तक तो ट्रांस रहता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 11 मेंबर से ज्यादा, 11 मेंबर रिंग से अगर ज्यादा वाले लोग हैं, इवन 11 में भी स्टेबिलिटी लगभग सेम ही रहती है सिस और ट्रांस की। उसके बाद हमारे पास ट्रांस की ज्यादा होती है, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा? ट्रांस जो है वो ज्यादा रहेगा किससे? सिस से। उसका रीजन ये है क्योंकि ट्रांस में जो बल्कि ग्रुप है वो सेम अलग दूर दूर रहते हैं। ये नॉर्मल केस में भी अपन देखते हैं कि अगर मान लो आपको बोल दिया जाए ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ट्रांस वाले की ज्यादा। क्यों? क्योंकि मिथाइल मिथाइल जो ग्रुप है वो दूर दूर रहेंगे ट्रांस में, और सिस में एक तरफ रहेंगे, तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा। क्लियर? तो जनरली अगर नॉर्मल एल्कीन की बात करें तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बट साइक्लिक में हमारे पास कंडीशनल है। क्लियर? अब आता है हमारे पास जीआई इन क्यूमिलीन। क्यूमिलीन में अगर अपन जीआई चेक करेंगे, क्यूमिलीन और स्पाइरिन में, जो कि अपन ने अभी बात की थोड़ी देर पहले, क्यूमिलीन किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन विद 2 और मोर क्यूमुलेटिव या कंजुगेटिव डबल बॉन्ड है। अगर 2 रहते हैं तो उसको एलिन बोल देते हैं, 2 से ज्यादा क्यूमिलीन में आते हैं सब हमारे पास। क्लियर है? मतलब
एलिन इज द स्मॉलेस्ट क्यूमिलिन। एलिन जो होता है वो हमारे पास क्या रहता है, स्मॉलेस्ट क्यूमिलिन रहता है। तो 2 से ज्यादा अगर आते हैं तो हमारे पास ये, इनके बारे में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, स्पाइरेन क्या होते हैं हमारे पास, कि अगर 2 रिंग है या 2 से ज्यादा रिंग है जो एक कार्बन, कॉमन कार्बन से जुड़ी हुई है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा है, ये कंटिन्यूअस रिंग, ये भी स्पाइरो हो गया, स्पाइरेन हो गया। 2 से ज्यादा भी हो सकती है, मान लो हमारे पास ये होगी, क्लियर, ये हो गया हमारे पास, डन है। तो इनमें हमारे पास अपन को जीआई चेक करना है। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर जो जीआई बता रहा हूं वो डबल बॉन्ड के अबाउट या स्पाइरो के अबाउट बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको मैंने बोल दिया कि भाई ये जीआई शो करता है नहीं करता है, उसकी कंडीशन बताऊंगा मैं, और फिर मान लीजिए ये दे दिया, तो अब ये स्पाइरो हो चाहे नहीं हो, ये 4 मेंबर रिंग है, इसमें ए मिथाइल और एच, ये मिथाइल और एच, तो ये तो जीआई करेगा ही करेगा। तो वो वाले केस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एलिन में देखते हैं हमारे पास, तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दे रखा है तो उस वाले केस में हमारे पास क्या रहेगा, डिफरेंट प्लेन। क्या रहेगा, डिफरेंट प्लेन। अगर डिफरेंट प्लेन रहेगा तो उस वाले केस में L1 इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, L2। तो आप मुझे बताइए अगर L1 L2 है तो क्या उस केस में जीआई होगी, नहीं, तो नो जीआई। सेम चीज हमारे पास किस में आएगी, स्पाइरो में भी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या इवन नंबर ऑफ रिंग, फॉर स्पाइरो अपन यहां पर लिखेंगे। सेम चीज अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दे रखे हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या रहेगा, सेम प्लेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम प्लेन आ जाएगा। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था ये चीज। तो उस वाले केस में L1 इज नॉट इक्वल टू L2 होगा। तो सर यहां तो जीआई हो जाएगी, नहीं, जरूरी नहीं है, कैन सो जीआई, ये भी जीआई शो कर ये तो करेगा ही नहीं, ये तो करेगा ही नहीं उस एलिन के अबाउट, बट ये जीआई शो कर सकता है कब, जब वेन, वही सेम कंडीशन, क्या कि A इज नॉट इक्वल टू B एंड D इज नॉट इक्वल टू E। अगर ऐसा हुआ तब ने, तब शो कर पाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ही आ गया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, 3 वाला केस ले रहा हूं मैं, 2 वाला तो ले नहीं रहा। यहां पर मान लीजिए H, यहां पर भी H दे रखा है, यहां मिथाइल दे रखा है, यहां Cl दे रखा है, क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये H H क्या है, दोनों सेम है। A इज इक्वल टू B आ गया, सर ये नहीं करेगा। बट अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता, यहां पर क्या है H, यहां क्या D, यहां क्या है मिथाइल, और मान लीजिए यहां पर क्या है H, क्या ये करेगा, यस, 3 है। आप देख सकते हो हमारे पास परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल से आपको प्लेन सेम मिल जाएगा, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर सेम प्लेन है, तो ये जीआई शो कर जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है। हाँ, ये H सेम मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। सेम चीज यहां पर है, अगर हमारे पास इवन है, इवन रिंग, नो जीआई। फिर से बता दिया है मैंने कि अपन किसके अबाउट बात कर रहे हैं। अगर रिंग में नॉर्मली जैसे मान लो यहां पर ये लगा दिया, तो ये तो जीआई कर ही रहा है, क्योंकि ये साइक्लोब्यूटेन को देख लीजिए, वो जीआई करेगा, क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये टर्मिनल पोजीशन पर अपन देख रहे हैं, तो नो जीआई। क्यों, क्योंकि इस वाले केस में वही सेम L1 इज इक्वल टू L2 आ जाएगा, L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L2। अगर हमारे पास, क्योंकि डिफरेंट प्लेन होगा, क्या रहेगा, डिफरेंट प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन आ जाएगा, क्लियर। यहां पर अगर बात करें कि ऑड नंबर की रिंग है, ऑड रिंग मतलब 3 आ गई, जैसे यहां पर ये, तो इस वाले केस में सेम प्लेन आएगा, क्या आएगा, सेम प्लेन आएगा। अगर सेम प्लेन है इसका मतलब क्या है कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2, तो इसका मतलब ये है कि कैन सो जीआई, कैन सो जीआई कब, इफ L1 सॉरी A is not equal to B and D is not equal to E। वही सेम चीज, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये H, ये OH, यहां पर क्या दे रखा है H, ये OH, क्या ये GI शो करेगा, यस। ऑड मेंबर रिंग है, ऑड याद नहीं रखना, ऑड इवन याद नहीं रखने, आपको इससे चेक करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उससे पता लग जाएगा। तो यहां पर अगर देखोगे हमारे पास तो A और B अलग अलग है, D और E ये भी अलग है, और सेम प्लेन आएगा, यस, ये जीआई शो करेगा। और L1 L2 का भी आप डायरेक्टली बता सकते हो, क्लियर। तो अब इसके बाद आपके पास जीआई में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, जिसमें कि आपको ये कि कोई भी कंपाउंड हो आप बता सकते हो, क्लियर। कुछ एक अलग केसेस आते हैं, उनके बारे में यहां पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास कंफर्मेशंस। क्या आते हैं, कंफर्मेशंस। तो अगर कंफर्मेशंस में अपन बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, कंफर्मेशंस क्या होते हैं
कंपाउंड्स हैविंग सेम एमएफ एंड सेम स्ट्रक्चरल, जैसा कि मैंने बताया स्टीरियो का टाइप है, तो ना तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहां पर हो सकती है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल रहेगी तो हमारे पास स्टीरियो नहीं हो सकती, स्टीरियो है तो स्ट्रक्चरल नहीं हो सकती। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स इन स्पेस, बट सबसे जरूरी चीज है विच आर इंटर कन्वर्टेबल आर नोन एज कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स। क्लियर, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब बात आती है हमारे पास कन्फर्मेशंस में क्या क्या चीजें कॉमन रहती है। ये इंट्रा कन्वर्टेबल होते हैं, सॉरी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्ट मतलब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए इनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। रिमेन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वही बताया मैंने कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि इथेन के जितने भी कन्फर्मर्स बनते हैं सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्लियर, ऑल्सो नोन एज रोटामर्स, क्योंकि रोटेट हो रहे हैं इसलिए क्या बोलते हैं? रोटामर्स। नॉट ट्रू आइसोमर्स, ट्रू आइसोमर्स नहीं होते क्योंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। क्लियर, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर्स, किसी भी अगर कंपाउंड जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है उसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? इनफाइनाइट बनते हैं। क्लियर, हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 की बात करते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास इक्लिप्स, क्लियर, जिसमें एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करके रखता है। दूसरा होता है हमारे पास स्टैगर्ड। तीसरा आता है हमारे पास स्क्यू, जिसमें अपन पढ़ेंगे गाउच। स्क्यू का मतलब क्या होता है? वैसे इक्लिप्स और स्टैगर्ड के अलावा बाकी जो भी फॉर्म है उनको क्या बोलते हैं? अपन स्क्यू बोलते हैं। क्लियर, यहां पर आ गया। जब कभी भी अपन कन्फर्मर्स की बात करेंगे तो मतलब एटलीस्ट तीन कंटिन्यूअस या कंजिक्यूटिव सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। कंजिक्यूटिव सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा यहां पर? तभी हमारे पास क्या करेंगे? अपन कन्फर्मर्स की बात करेंगे। जैसे अगर बात करें यहां पर ये दे रखा है, ये यहां मान लीजिए ए ये बी, क्या ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिक शो करेगा? यस। 1 2 3। जैसे CH4, क्या ये करेगा? CH4 कर सकता है क्या? CH4 नहीं करेगा, क्योंकि 1 2 2 ही है यहां पर। कोई भी देख लो 2 ही बन रहे हैं हमारे पास। ये नहीं करेगा, ये कर जाएगा। क्लियर, अब यहां पर हमें जो कन्फर्मर्स पढ़ने हैं वो किस किस के पढ़ने हैं? इथेन और ब्यूटेन के पढ़ने हैं मेनली। इथेन की अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारे पास दे रखे इक्लिप्स किसको बोलते हैं? देखो, जैसा कि मैंने बताया, इक्लिप्स हमारे पास ये वाला जो कार्बन है फ्रंट कार्बन है, और जो सर्कल है वो बैक कार्बन है। यहां पर ये H इस H को कवर किए हुए, ये इस H को, ये इस H को। तो ऐसे जैसे ये हमारे पास फ्रंट कार्बन है, यहां पर फ्रंट है, इसके जस्ट पीछे दूसरा है, तो वहां पर भी हमारे पास जो हाइड्रोजन है हमारे पास, मान लीजिए अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूं, ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ध्यान रखना, ये एक हाइड्रोजन है CH, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? जस्ट पीछे है, कवर किए हुए, इधर भी और इधर भी। ये जो 3 बॉन्ड है इधर इधर, तो ये है इक्लिप्स। स्टैगर्ड क्या होता है? एक हाइड्रोजन इधर है तो दूसरा ऐसे है। क्लियर, और ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये आपको नहीं दिखेगा। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के जस्ट पीछे, इसलिए इनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा रहता है, और इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है? सबसे कम रहती है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी हमारे पास इक्लिप्स की सबसे कम रहेगी हमारे पास, और स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि स्टैगर्ड में सबसे दूर दूर है। क्लियर, दूसरा अगर अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। तो इक्लिप्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी किससे? स्टैगर्ड से। क्लियर, बात समझ में आ गई? इनमें जब भी आप 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो 2 ही बनेंगे। जैसे यहां कार्बन, इस वाले फ्रंट कार्बन को मान लो, मेरे फ्रंट को एज इट इज रहने देता हूं, बैक कार्बन को घुमा रहा हूं, तो मैंने जैसे ये 60 डिग्री से रोटेट किया, 60 डिग्री से क्लॉकवाइज में, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इधर आ जाएगा। तो इधर आया तो ये, अब देखो इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, इसके जस्ट अपोजिट ये, इसके जस्ट अपोजिट ये, तो ये कौन सी बन गई? स्टैगर्ड। फिर 60 से घुमाएंगे इधर आ जाएगा, फिर 60 से घुमाएंगे अपोजिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिर्फ 2 ही फॉर्म बन रहे हैं। बट अगर मान लो ये दोनों सेम ग्रुप नहीं हुए, या इधर सेम नहीं हुए, इधर सेम नहीं हुए, मतलब हाइड्रोजन 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 नहीं हुए, तो उस वाले केस में हमारे पास डिफरेंट केस बन जाएगा, जैसा कि अपन देखते हैं ब्यूटेन में। ब्यूटेन में अगर आप देखोगे तो देखो यहां पर मिथाइल मिथाइल है। ब्यूटेन में कौन से क्या अबाउट देख रहे हैं अपन? 1 2 3 4, ये H, यहां पर क्या है? मिथाइल, यहां पर H, ये H, और ये क्या है? मिथाइल। तो इसको C2, इसको C3 के अबाउट देख रहे हैं। तो ये हमारे पास फ्रंट कार्बन है जिस पर 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है, और ये सर्कल वाला भी एक बैक कार्बन है जिस पर 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है। अगर मैं इनके बारे में यहां पर चीजें देखूं
तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर बहुत ही सिंपल सी चीज है कि ये मिथाइल इस मिथाइल को जस्ट कवर किए हुआ है, जस्ट पीछे, तो ये क्या है, इक्लिप्स। ये क्या है हमारे पास, इक्लिप्स। अब मैंने क्या किया, 60 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, किसको, बैक कार्बन को, तो यहां मिथाइल इधर आ गया। अब देखो मिथाइल के सामने मिथाइल नहीं है, ये फॉर्म है जस्ट पास वाला, इसको बोलते हैं गाउच, या इसी को क्या बोलते थे अपन, इसी को स्क्यू फॉर्म बोलते थे। अब क्या किया मैंने, फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर से क्या कर दिया, 60 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया। जैसे ही क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो अब H के पीछे मिथाइल आ रहा है, तो सर ये तो इक्लिप्स बन गया, नहीं, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स। इक्लिप्स अपन उसको बोलेंगे जहां पर मिथाइल के जस्ट पीछे मिथाइल हो, H के जस्ट पीछे H हो, जो कि अगर मैं इसको अब वापस से और 60 डिग्री रोटेट किया तो हमारे पास क्या बनेगा, वापस से अब हमारे पास ये आ जाएगा, और यहां पर जो मिथाइल है जो इस मिथाइल के जस्ट अपोजिट आ गया, तो ये कौन सा बन गया हमारे पास, स्टेगर्ड। ये क्या बन गया हमारे पास, स्टेगर्ड। क्लियर। अब वापस से जब और रोटेट करेंगे तो ये इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स बन जाएगा, और रोटेट करेंगे तो ये मिथाइल यहां पहुंच जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। तो सेम यही बनेंगे 60 डिग्री 360 डिग्री तक जब अपन रोटेट करेंगे। तो यहां अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी हमारे पास किसकी होगी, सबसे ज्यादा वही सेम, किसकी, स्टेगर्ड। उसके बाद कौन आएगा हमारे पास, गाउच, क्योंकि गाउच में रिपल्सन कम है। इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स में दोनों में रिपल्सन ज्यादा है, पार्शियल इक्लिप्स में थोड़ा कम है, क्योंकि मिथाइल के पीछे कौन आ रहा है, एच। मिथाइल मिथाइल जस्ट बड़े बड़े ग्रुप बिल्कुल पास नहीं है, तो यहां पर क्या जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स। क्या जाएगा बेटा, पार्शियल इक्लिप्स। और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा इक्लिप्स, या फुल इक्लिप्स बोल सकते हो आप। अगर आपसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली जाए तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, उल्टा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है भाई। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल ट्रेंड हमारे पास यही रहता है, बट यहां पर एक रोचक पॉइंट निकल के आता है, वो क्या है हमारे पास, कि अगर मान लीजिए क्या हो जाए हमारे पास, कि अगर मैं यहां पर दो फॉर्म बनाता हूं, यहां पर हमारे पास ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन हो गया, यहां की अगर मैं वैलेंसी देखता हूं हमारे पास, मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूं, बाकियों से मतलब नहीं, इसकी इस वैलेंसी को मान लो मैंने जी लिख दिया है, और यहां पर बैक कार्बन जो है उसकी एक वैलेंसी को मैं लिख रहा हूं जी डैश। क्या लिख दिया मैंने, जी डैश। तो अगर हमारे पास जी और जी डैश, इफ एच बॉन्ड फॉर्म, इफ एच बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन जी एंड जी डैश, तो देन स्टेबिलिटी क्या जाएगी, उस वाले केस में हमारे पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उस वाले केस में गाउच की स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, किससे, गाउच, और देन क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेगर्ड। बस ये वाला केस चेंज हो जाएगा, बाकी हमारे पास वही सेम आएंगे, गाउच सबसे आगे आ जाएगा। क्लियर। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखो आप, तो CH2 और क्या कर दिया मैंने, यहां पर ले लिया OH, यहां पर क्या ले लिया, फ्लोरीन, तो इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए इसका गाउच फॉर्म मोर स्टेबल होता है। क्लियर। अब अपन देखते हैं हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो साइक्लोहेक्सेन होता है। ये किस बेसिस पर, हीट ऑफ कंबसन के बेसिस पर। क्लियर। तो साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन अदर साइक्लोएल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन। क्लियर। देयर इज जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है साइक्लोहेक्सेन का, वो कौन सा है, चेयर कन्फर्मर। क्यों होता है, क्योंकि चेयर कन्फर्मर जो होता है वो स्टेगर्ड होता है। क्लियर। और जो बोट फॉर्म बनाते हैं अपन, वो कौन सी होती है, इसकी इक्लिप्स फॉर्म होती है। बोट फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, इक्लिप्स फॉर्म होती है। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं इनके स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिखा रखा है, कौन कौन सी फॉर्म होती है, चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्टेड बोट, ये हमारे पास फॉर्म रहती है। तो अगर आप स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे तो हमारे पास स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी रहती है, सबसे ज्यादा रहती है हमारे पास चेयर, देन आएगा हमारे पास ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट। क्लियर। और देन हमारे पास आता है कौन, बोट, और सबसे लास्ट में आएगा हाफ चेयर। रिपल्सन के बेसिस पर ये है। क्लियर। ये हमारे पास इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास यहां पर, तो ये मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, वैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास ये आएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए हमारे पास बोट फॉर्म में मान लीजिए ये हमारे पास बोट फॉर्म है, अगर हमारे पास बोट फॉर्म में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो ये वाली फॉर्म भी स्टेबल बन जाती है।
इस वाले केस में ये वाली फॉर्म बोट फॉर्म स्टेबल होगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसको फ्लैगपोल पोजीशन बोलते हैं। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये उस वाले केस में चेयर फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। क्लियर? अब इसमें हमारे पास कुछ चीजें और रहती है, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह देखते हैं और उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अपन कवर करेंगे तब। क्लियर? क्योंकि अदरवाइज ये वाला लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो छोटा रह जाएगा, तो अपन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, जहां पर उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं, सिस ट्रांस वगैरह देखते हैं, वो सारी चीजें बेटा अपन कहां पर करेंगे, जब अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कवर करेंगे। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। साथ ही साथ में जो नंबर ऑफ जीआई वाले हैं वो भी बेटा वहीं पर कवर किया जाएगा। क्लियर? होमवर्क क्या है? होमवर्क आपके पास वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको बेटा, इसकी हेल्प से क्या बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, या फिर जो भी आपके पास, मतलब पीवाईक्यू जरूरी नहीं है, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपके पास है, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने कुल मिला के बाद। ठीक है? आई होप आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा सेशन, और बढ़िया तरीके से अगर आपने क्लास पहले अटेंड की है तो आपको ये रिवीजन में आपको लगेगा कि सारी चीजें सर कवर हो गई है और एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया है और एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है? तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू।